नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन प्रक्रिया में उमड़े उम्मीदवार, अब एक दिन ही बचा शेष। भाजपा महापौर प्रत्याशियों की घोषणा, बिलासपुर से पूजा विधानी को मिला मौका। 10वीं 12वीं ओपन परीक्षा टाइम टेबल किया गया जारी। और कलयुगी बेटे ने मां को मारा चाकू, मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। तो ये थी सुर्खी। आप खबरें विस्तार से। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म लिए और जमा भी किए, जिनमें पार्षद के लिए कुल 72 नामांकन फॉर्म लिए गए। वहीं महापौर के 3 नामांकन फॉर्म लिए गए। नामांकन फॉर्म जमा करने 28 जनवरी अंतिम तिथि है, लिहाजा सोमवार को ही ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा कर लिए। अब मंगलवार को रैली के साथ जोर शोर से नामांकन जमा किया जाएगा। दोनों ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किए, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। पिछले पंचवर्षीय में जो हमारे क्षेत्र का पार्षद था निष्क्रिय रहा, कभी वो दिखाई नहीं दिया है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सुनीता जगत को जो टिकट मिली है वो विकास कार्य को तेजी से लाएंगे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, सेंट्रल में भी सरकार हमारी मोदी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो कहना वो पूरा हो रहा है। जैसे कि मोदी जी की जो गारंटी है महिलाओं के खाते में 1000 रुपये जा रहा है, इससे बहुत ही उत्साह है। 70 की 70 सीटें आएंगी इस समय पार्षद, और हमारे मेयर बहुत ही बहुमत से जीतेंगे। वार्ड क्रमांक 47 पंडित राम गोपाल तिवारी नगर वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इसमें आपके क्षेत्र में? इसमें क्या है, पूर्व में सरकार की उनकी महापौर थी, पार्षद थे स्वयं, विकास कार्य नहीं के बराबर हुआ है। विकास कार्य के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इस बार मेन मुद्दा है हमारा रोड नाली। मैं वार्ड नंबर 30 पंडित मुनीलाल शुक्ला वार्ड से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। वैसे तो मैं 35 वर्ष से सन 94 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जनता मुझे हमेशा जिताती आ रही है, एक मत छोड़ दिए। मैं लगभग 25 साल पार्षद रह चुका हूँ। नगर निगम में मेयर भी रह चुका हूँ 12 महीने, सभापति 5 साल था, 2 मौके निगम का चेयरमैन था मैं। और फिर से पार्टी मेरी मुझे पार्षद रहना चाहती है, मैं पार्षद चुना। मैं भारतीय जनता पार्टी के से लड़ रही हूँ टिकट से, और वार्ड नंबर 53 कमला नेहरू नगर से लड़ रही हूँ। मेरा किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? क्या कुछ रणनीति है चुनाव को लेकर? हाँ, रणनीति तो है। देखिए, 10 साल हो गया इस कांग्रेस पार्षद को लड़ते हुए, लेकिन आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किए हैं। देखोगे तो अभी भी किसी का निराश्रित नहीं बना है, बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, और बहुत चीजों में उन लोग ना मतलब जैसे कि पैसा वगैरह लेकर करते हैं। ये सही नहीं है। जनता हमको चुना गया है, तो जनता का हम लोग को निःशुल्क निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयारी में रहती है और सतत कार्य करती रहती है। और हम लोग के लिए चुनाव में कोई नया नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 12 महीने काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं और वार्ड की सभी समस्याओं का शुरू से ही निगरानी रखते हैं और जो संभव प्रयास करते रहते हैं। पहले भी मैं पार्षद रहा हूँ, मैंने वार्ड को बहुत संवारा है, बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि वार्ड के नागरिकों का आशीर्वाद मुझे पुनः मिलेगा। वार्ड नंबर 49 शहीद मंगल पांडे नगर से। किस पार्टी से दावेदारी हाँ, कर रहे? क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ प्रमुख रणनीति रहेगी? पिछले साल जो कांग्रेस ने जो कार्य नहीं किया है, उस वजह से तो वार्ड के सभी लोग नाराज हैं, और इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है। तो वार्ड नंबर 46 से दावेदारी है मेरे, गणेश नगर चुसिया पारा से। मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि रेलवे लाइन उस पार का वार्ड है, एक तरफ रेलवे से और एक तरफ वन विभाग से घिरा हुआ वार्ड है। बहुत सारी समस्याएं रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पानी की रहती है, और उसके बाद सफाई और शिक्षा, और सबसे मेन उद्देश्य जो स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, सारी हॉस्पिटलें दूर है। पिछले 2 बार का पार्षद हूँ और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं पार्टी के मार्गदर्शन पर
जो भी उनका ऊपर से आदेश होगा उसका पालन करूंगा। मेरी तरफ से कोई अलग रणनीति नहीं है। जो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अमर अग्रवाल जी मुझे बोलेंगे, मैं उसी मार्गदर्शन में चलूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो मैंने 5 साल में काम किया, 2 साल कोरोना का, 3 साल में मैं नए वार्ड में काम किया है, अब उसका जनता पे मुझे बहुत भरोसा है, मुझे पूर्ण विजय बनाएगी। ऐसी उम्मीद के साथ आज पार्टी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया, मैंने नामांकन अपना भैया भरा है। कल सेकंड फार्म हम पार्टी के आदेश पर कल सेकंड फार्म जमा करेंगे। पहले भी मेरी प्राथमिकता रही है इस वार्ड में, जो मैं पहले पार्षद था। अभी वार्ड की जनता ने मुझे जिताएगा तो मैं वार्ड की जनता के सुख दुख में और हमेशा जो काम नगर निगम से रिलेटेड रहते हैं, हमेशा उनके काम को प्राथमिकता देके। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर आरटीई की एक भी सीट खाली न रह पाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट करने को कहा है। निजी स्कूलों ने सीटों की जानकारी अपडेट करना शुरू कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के प्रोफाइल का सत्यापन करेंगे। वहीं 1 से 29 फरवरी के बीच स्कूलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा और स्कूलों में शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रहे बच्चों की संख्या को अपडेट किया जाएगा। बताया जाता है कि पहले स्कूलों में शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ रहे बच्चों की संख्या को अपडेट किया जाएगा। फिर शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए KG1 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 1 से 31 मार्च तक विद्यार्थियों को पंजीयन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी एवं इसकी सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ स्वराज सेना इस बार अकेले ही स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए निषाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह राजपूत ने बताया कि बिलासपुर नगर निगम के लिए उनकी ओर से महापौर प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर राजकुमार निषाद का नाम फाइनल किया गया है। इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य निर्बल शोषित समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, रोजगार, व्यवसाय, हक, मान सम्मान, अधिकार हेतु लड़ना उद्देश्य है। केंद्र और राज्य के द्वारा समय समय पर घोषित योजना एवं रोजगार को जमीनी स्तर पर लाने हेतु हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर को माता बिलासा ने बसाया था, लेकिन बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस ने एक भी माता बिलासा के वंशजों को पार्षद और महापौर का चुनावी टिकट नहीं दिया। इसलिए माता बिलासा और बिलासपुर नगर निगम के मौजूद नागरिकों के मान सम्मान के लिए निषाद मछुआरा समाज के हक के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महापौर प्रत्याशी राजकुमार निषाद ने कहा कि यह चुनाव अंतिम पंक्ति में बैठे हुए निर्बल शोषित समाज के हक का चुनाव होता है, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो भी योजना आती है वह एक गरीब जनता के लिए आता है, लेकिन पूर्व की सरकार ने उनके हक को लूटने का काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ स्वराज सेना के नेतृत्व में प्रथम चुनाव पंच से लेकर महापौर तक चुनाव लड़ने की तैयारी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। जो त्रिस्तरीय नगरीय निकाय और साथ में आपका पंचायत चुनाव होने जा रहा है, त्रिस्तरीय जो है, इसमें निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी व इसका सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ स्वराज सेना मिलकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें बिलासपुर जो नगर निगम है उस नगर निगम पे महापौर के प्रत्याशी के रूप में निर्बल इंडिया शोषित निषाद पार्टी जो है राजकुमार निषाद जी को चुनाव लड़ने जा रही है। साथ में प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है। साथ में जो है वार्ड नंबर 52 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में इंजीनियर सूरज निषाद जी को जो है प्रत्याशी के रूप में घोषित करना है। निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे खींचतान के बाद बीजेपी ने प्रदेश में महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बिलासपुर से रायपुर से मीनल चौबे, बिलासपुर से पूजा विधानी, कोरबा से संजू देवी राजपूत, दुर्ग से अलका बागमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, जगदलपुर से संजय पांडे, रायगढ़ से जीववर्धन चौहान, अंबिकापुर से मंजूषा भगत और चिरबिनी नगर पालिक निगम से रामनरेश राय के नाम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी द्वारा लिस्ट जारी होने के बाद सोमवार को महापौर पद प्रत्याशी पूजा विधानी नामांकन फॉर्म लेने पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि बिलासपुर में पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल में ठप रहा, कोई काम नहीं हुआ। अब जब केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसकी मदद से आने वाले 5 साल में शहर का विकास करना है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लगातार मैदानी इलाकों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, जिसका फायदा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा निगम चुनाव में मिलेगा। उन्होंने महापौर टिकट के लिए बीजेपी में चले खींचतान को लेकर कहा
कि चुनाव के समय में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में उम्मीद रहती है कि चुनाव में मौका मिले। यही वजह है कि हर कोई अपना दावा करते हैं। प्रत्याशी तय होने के बाद सभी मिलकर एकजुटता से काम करते हैं। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक विधानी ने कहा कि 5 साल पहले ग्राम पंचायतों को निगम के वार्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 5 साल में उन इलाकों के विकास को नज़रअंदाज किया गया। लोग केवल टैक्स जमा करते रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आने वाले समय में क्षेत्र के विधायकों की मदद से मिलकर नए वार्ड के विकास की दिशा में काम करेंगे। देखने के लिए मिलेगा। क्या पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है पूजा विधानी जी उसको, हमारे जो 5 विधायक हैं, हमारे एक मंत्री है, उसमें 4 विधायक भी हैं, उन सब के साथ मिलके बिलासपुर शहर, बिलासपुर नगर निगम पूरा जो गांव जुड़ा हुआ है, जहां बेचारों को विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात बोलूंगा, जो 30 वार्ड गांव में जो जुड़े और जहां टैक्स चालू कर दिया गया, आज बेचारे वो इतने परेशान है, टैक्स पटाने के बाद भी उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। तो पहले मूलभूत सुविधा क्या, यानी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और मेरे संगठन और सत्ता के जितने नेता हैं, अमर भैया हैं, धर्म भैया हैं, धर्मजीत जी, सुशांत जी, हमारे जितने चारों विधायक हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। पहली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, महिलाओं को सम्मान, सभी वर्ग को सम्मान देने वाली पार्टी। और सभी मेरी पार्टी के महिलाओं बहनों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी, विष्णु साई जी ने बहनों को सशक्त करने के लिए, दृढ़ करने के लिए उनको महतारी वंदन से नवाजा गया है। क्योंकि कोई बहन अपने दवाई से या छोटी छोटी जरूरतों से वंचित ना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे आंख बंद करके भी पढ़ सकते हैं? यह सुनकर आपको हैरानी होगी, पर यह सच है। इस पद्धति के बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। इस पद्धति को कहते हैं मिड ब्रेन अर्थ आई, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आपको बता दें, चकरभाटा कैंप मेन रोड में स्थित आशीर्वाद एकेडमी एवं हीलिंग सेंटर में बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां बच्चे आंख में पट्टी बांधकर कलर पहचान जाते हैं, आंख बंद करके ड्राइंग बना लेते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रेनिंग से बच्चे आंख को बंद करके भी पढ़ सकते हैं। इस पद्धति से बच्चों का दिमाग विकसित होता है और याददाश्त भी बढ़ जाती है, मोबाइल की लत छूट जाती है। बताते चले कि शकरभाटा मेन रोड स्थित आशीर्वाद एकेडमी के संचालक संतोष कौशिक है। वो बताया कि हफ्ते में 4 दिन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे बच्चे सूंघकर और हाथ से छूकर कलर पहचान जाते हैं। ये ट्रेनिंग 6 से 15 साल के बच्चों को दी जा रही है। आंसर 276083। एक मिनट, हाँ चल, कलर्स एंड नंबर्स बताओ उसको। क्या है कलर? अच्छी से ट्रेनिंग लेते हैं। मैं मिड ब्रेन थेरेपी। तो इससे क्या फायदा मिलता है? मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, सब याद होता है। आँख बंद करके मैं ड्राइंग कर पाती हूँ। आपको सर बता रहे हैं, आप आँख बंद करके कुछ भी कर सकती हूँ, ड्राइंग कर सकती हूँ, कार्ड बना देती हूँ। सही बोले क्या सर? क्या सही बोल रहे हैं? क्या बोल, आप जो क्या क्या कर सकती हूँ बताइए। मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, कार्ड पहचान सकती हूँ, पैसा और ड्राइंग मतलब अच्छे से पढ़ सकती हूँ। कार्ड बंद करके। आपका नाम? पलक से लोकेश कौशिक। क्या क्या करने आते हैं? यहाँ मिड ब्रेन थोड़ा एक्टिवेशन वाले आता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे को पढ़ाई, कुछ भी पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ तो जल्दी याद होता है। पहले से मेरे अच्छे नंबर आए हैं इस साल, और मैं कार्ड्स पहचान लेता हूँ और आंख बंद करके ड्राइंग कर लेता हूँ और बहुत चीज़ें, कॉमन चीज़ें कर लेता हूँ। तो आप यहाँ ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे, उससे और अब में क्या अंतर लग रहा है? प्रोग्रेस हो रहा है? प्रोग्रेस बहुत हुआ है, पढ़ाई में हुआ है। और जब मैं पहले वीक था थोड़ा, और इस साल थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। क्या लगता है और बच्चे लोग को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए? हाँ, जरूर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे माइंड एक्टिव होता है और हमें पढ़ाई में भी थोड़ी अच्छी लगती है, जल्दी याद हो पाता है। यहाँ पर होती है मिड ब्रेन की क्लासेस, जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन। हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन की 10%। तो यहाँ पर राइट ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को 90% को यूज करना सिखाया जाता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ जाती है, अच्छे से पढ़ पाते हैं और किसी भी स्ट्रेस, एंजाइटी सब दूर हो जाती है बच्चों की। और जो पढ़ते हैं लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और जल्दी याद हो पाती है।
यह है। और इसमें जैसे जैसे सेंसेस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होती जाती है तो बच्चों की थर्ड आई यहाँ से देखना, आंख बंद करके कलर पहचानना और आंख बंद करके पढ़ना, ड्राइंग करना, ये सब ऑटोमेटिक ही जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है पावर्स बच्चों में। इधर प्रदेश भर में क्षेत्रीय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पालिका बोदरी के बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू के नेतृत्व और नगर विधायक धर्मलाल कौशिक की उपस्थिति में बोदरी के बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने नामांकन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने भव्य रैली निकालकर अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सिम्स हॉस्पिटल प्रबंधन ने अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए टेंडर पास की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें अस्पताल में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य वार्डों में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इस व्यवस्था के शुरू होने की वजह से अब अस्पताल में अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। बताया जा रहा है कि सिम्स में भर्ती मरीजों के टेंडर को 2 पास दिया जा रहा है। एक पास वो अपने पास रखेंगे, जबकि दूसरा पास मरीज से मिलने आने वाले लोगों को दिया जा रहा है। वहीं मरीजों से मुलाकात करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत परिजन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मरीजों से मुलाकात कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की समय सारणी जारी कर दी गई है। बता दें कि 12वीं की परीक्षा 26 मार्च और 10वीं की परीक्षा 27 मार्च से शुरू होगी। ओपन स्कूल की अधिकृत वेबसाइट पर मार्च-अप्रैल 2025 की परीक्षा समय सारणी जारी की गई है। इस बार परीक्षा के लिए करीब 82,000 छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं परीक्षा के लिए राज्य में 250 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक होगी। 12वीं और 10वीं दोनों परीक्षा की शुरुआत हिंदी से होगी। 12वीं की परीक्षा 21 अप्रैल और 10वीं की 17 अप्रैल तक होगी। बता दें कि पिछली बार परीक्षा के लिए लगभग 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। पहले एक साल में ओपन स्कूल की 2 बार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती थी।
स्वर्गीय VD & AT आवटी मेमोरियल अंडर 16 स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक क्रिकेट का प्रदर्शन और अपना जौहर दिखाया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित इंटर स्कूल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में जिले के स्कूली छात्रों ने भाग लिया, जिसमें DPS स्कूल के आर्यन भाटिया ने अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन से अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, जहां उन्होंने बैक टू बैक 2 शतक लगाकर बिलासपुर में इतिहास रच दिया, जिसके लिए उन्हें इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। इस दौरान टूर्नामेंट आयोजनकर्ता छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सचिव मुकुल तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को अपने क्रिकेट का जौहर दिखाने का मौका कम मिलता है। वह स्कूलों से उन बच्चों को सामने ला रहे हैं जो क्रिकेट में भविष्य बना सकते हैं। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के हर जिले में कराया जा रहा है ताकि हर जिले से क्रिकेट के भविष्य बाहर निकल सके। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा सभी जिलों पे हम स्कूल क्रिकेट का आयोजन किया गया हमारे द्वारा, और हम सभी जिलों में स्कूल क्रिकेट आयोजन करके जो बच्चे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, स्कूल 10th के नीचे के जो बच्चे 16 साल के नीचे जो पढ़ाई कर रहे हैं, और कई बच्चे ट्रायल नहीं दे पाते हमारे अंडर 14 अंडर 16 का, वे बच्चे इस स्कूल टूर्नामेंट से उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो छत्तीसगढ़ की जो बोर्ड ट्रॉफी के मैचों पे अपना पार्टिसिपेट करेंगे और उनको आगे आने का मौका मिलेगा। कितने वर्षों से मैच होता है? ये पहला साल है। ये हम लोगों ने हर ज़िले में ये नियम बनाया है कि हर ज़िले में स्कूल क्रिकेट अनिवार्य है, तो सभी ज़िलों में लगातार मैचेस चालू हैं स्कूल क्रिकेट, तो इससे होगा। और यहाँ पर जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम उन बच्चों को छत्तीसगढ़ में उनको कैंप भी कराएंगे ले जाकर, और उन बच्चों को हम बहुत अच्छा स्किल डेवलप करेंगे उन बच्चों को। किस तरह संदेश देना? अब सिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत डायलिसिस करने वाले मरीज के लिए एक यूनिट स्थापित किया जा रहा है। 10 बेड वाले इस यूनिट की शुरुआत आगामी 1 महीने में कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसका संचालन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा, जहां हर दिन 20 से 25 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इस नई सुविधा के लिए बेड और मशीनों का ऑर्डर अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिया जा चुका है, जिन्हें आने में लगभग 15 दिन का समय लगने की बात कही जा रही है। उक्त यूनिट के शुरू होने के बाद उन मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा जो महंगे इलाज के कारण निजी अस्पतालों में डायलिसिस नहीं करा पाते थे। निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्चा 3,000 से 3,500 रुपए तक का है, जबकि सिम्स में यह व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रविदास चौक करबला के पास रहने वाली मीराबाई अहिरवार पर उसके ही बड़े बेटे ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे घायल महिला गंभीर और उसका इलाज सिम्स में किया जा रहा है। घटना 26 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे की बताई जा रही है, जहां मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता मां मीराबाई दोपहर में घर में सो रही थी। तभी आवाज़ आने पर वह उठी तो देखी उसका बड़ा बेटा राजा अहिरवार अपनी पत्नी प्रियंका अहिरवार से विवाद कर मारपीट कर रहा था, जिसे बचाने मां बीच में गई। तभी आरोपी बेटे राजा ने तू बीच में आने वाली कौन होती है बोलकर चाकू से अपनी ही मां के छाती और पेट में जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीड़िता मां लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी, जिसे परिजन सिम्स लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत में उनका उपचार चल रहा है। इसी सिटी कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी बेटे राजा अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उसकी तलाश की जा रही है। घर का है ना, मेरे बड़े भाई राजा है ना जबरन में अपने उनके मेरे बड़े भाई बोल रखा, बोलता है मैं सबको मारूंगा, सबको मर्डर करूंगा, तो सबको करवाऊंगा दिन जबरन में। तो उसके ना उनके बीबी बोले किसको मारेगा करके, तो उतना में ना मेरी मम्मी सोई थी बेचारी घर में, है ना, तो उतना में मेरी मम्मी आई, उतना में बोली क्या हो गया करते, मेरी मम्मी को मार दिया। नशा वशा करता था? बस दिया कुछ पता नहीं है कहाँ करता कहाँ नहीं, है ना। क्या नाम है भाई का? राजा अहिरवार है जो है करबला में कुम्हार हाँ? करबला कुम्हार का। क्या हुआ आपके साथ में? बहुत बेटा लड़ा, झगड़ा होते रहे, तो अंदर गए तो लड़का चाकू में क्या नाम है लड़के का? राजा अहिरवार। हाँ? राजा अहिरवार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।
Every sunrise not only brings hope, but ignites the passion to shape a brighter future. And Budget 2025 is the roadmap to a Viksit Bharat. Technology in agriculture, boosting productivity, empowering farmers. This isn't just a budget, it's a vision, a promise, and a celebration of every Indian's contribution to a developed India. Budget for Viksit Bharat.